सिर्फ 10 मिनट के अंदर। गहराई से सुनिए आप इस बात को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए। और ये इसीलिए ये सारी जो दलीलें हैं, ये मैं जो बोल रहा हूं, ये कल सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में बोली जाएंगी। अधीर रंजन ने बताया चुनाव आयुक्तों के नाम। आरोप है कि मीटिंग से 10 मिनट पहले उन्हें 6 नाम बताए गए थे। ये है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, ये 2 नाम है। महज 10 मिनट के अंदर कैसे कोई चुन सकता है? महज 10 मिनट के अंदर तो आदमी होटल के अंदर जाता है तो खाना तक सेलेक्ट नहीं कर पाता है। बीवी बच्चों में खाने को लेकर के जो है वो एक राय नहीं बन पाती है। आप अपने फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में कहीं चले जाएं तो वो तय नहीं हो पाता 10 मिनट के अंदर कि हम क्या खाने वाले हैं। और यहां पर 10 मिनट के अंदर ये काम दे दिया गया कि आपको चुनाव आयुक्त तय करने हैं। ये मुद्दा है कि 10 मिनट के अंदर कोई कैसे तय कर सकता है? मैगी नहीं बनती 10 मिनट के अंदर, इन्होंने 10 मिनट में 2 चुनाव आयुक्त बना दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई है। सीजीआई को फैसला लेना था, चंद्रचूड़ साहब को फैसला लेना था, लेकिन चंद्रचूड़ साहब के फैसले लेने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला कर लिया। 24 घंटे बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई चल रही थी, सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले लिया गया था। कल ही मैंने आपको बड़ी खबर बताई थी कि प्रशांत भूषण ने बताया कि सीजीआई इस केस को सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। कल सुनवाई थी इस मामले को लेकर के। लेकिन आप देखिए कि साहब सत्ता क्या होती है, सत्ता का एक तरह से कहें कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यह बखूबी समझा जा सकता है। बहुत बड़ी खबर है ये, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है। और इस खबर को मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से सरकार जो है वो आनंद फानंद में क्या क्या कर लेती है। और सरकार निश्चित तौर पर जिस तरह से उसके ऊपर आरोप लगते हैं, तो वो आरोप कितने सही हैं या कितने नहीं है, इस पर जो है वो हम लोग बात करेंगे। 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति इस वक्त में कर दी गई है। मोदी सरकार के द्वारा 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। और निश्चित तौर पर मैं जो 2 चुने गए हैं उनके नाम तो मैं आपको बताऊंगा, उनके नाम भी आप देख लीजिए। सुखविंदर नाम है, एक पंजाब से है और एक उत्तराखंड से है। ये 2 चुनाव आयुक्त जो है वो चुने गए हैं। और इसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनका बयान भी निकल करके सामने आया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। 2 बड़े नाम, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये 2 नाम जो है वो निकल करके सामने आया है जिनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है। लेकिन इनके ऊपर सवाल उठाऊं इससे पहले, सवाल जो है वो चुनावी प्रक्रिया को लेकर के है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, देखिए आपके जो है वो स्कूल का, मैं अक्सर जो है इसी तरह से उदाहरण देता हूं, फिर से एक बार मैं उदाहरण दूंगा, आप लोग बोर मत होइए इस बात से, लेकिन मुझे लगता है कि समझाने का सबसे सही तरीका यही है। स्कूल के अंदर अगर मॉनिटर का चुनाव कर लिया गया है और जब मामला जो है वो फंसा हुआ है और परिवारों के आपस में, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, और उनके अगर आपस में जो है वो खींचतान हो रही किसी बात को लेकर के, और पहले कहा जा रहा कि बच्चों के अंदर जो जिस तरह की खींचतान है उसको पहले ठीक करिए, फिर उसके बाद में जो नाम आएंगे उन नाम पर जो है सब लोग बैठ करके विचार करेंगे और उसके बाद में तय होगा। लेकिन आप जो है वो टीचर आए, पेरेंट्स मीटिंग हो, पेरेंट्स मीटिंग के अंदर इस मुद्दे को उठाया जाए, उससे पहले ही आप जो है आनंद फानंद में मॉनिटर घोषित कर देते हैं। प्रिंसिपल जो है वो उससे पहले मॉनिटर घोषित कर दिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो डिस्प्यूट चल रहे थे और जो इस पूरे मामले के अंदर जो एक तरह से पार्टी है, पेरेंट्स जो है वो पार्टी थे एक तरह से, उनको आपने दरकिनार कर दिया। अब आइए इसी उदाहरण को इसी से समझिए। इस वक्त में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के विवाद है। इस वक्त में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट को कल सुनवाई करनी थी और आप एक दिन इंतजार नहीं कर पाए, आप 24 घंटे इंतजार नहीं कर पाए। आपके पास में बहुत अच्छा मौका था, आपके पास में बहुत अच्छा मौका था कि चलिए सीजीआई साहब, चंद्रचूड़ साहब, आप जैसे कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे उस तरह से हो जाएगा। अगर सीजीआई इसमें अपने, और क्या पता सीजीआई जो है वो कह ही देते कि नहीं, इस मामले में जो है सरकार जो है वो एक पैनल गठित करके और सरकार अब करवा दे इस काम को। और दूसरी बड़ी बात यह है कि फरवरी के अंदर अनूप कुमार जो कि दूसरे इलेक्शन कमिश्नर थे, वो रिटायर हो गए थे। फरवरी से लेकर के और अभी तक उनकी जगह पर किसी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई।
केवल दो ही चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन के पास में थे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर, जो फरवरी में रिटायर हो गए। उनकी जगह पर तो आपने अभी तक किसी को नहीं बैठाया। और अभी अभी जो तुरंत अपने आप से इस्तीफा देकर के चले गए, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो आपने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लेता, उससे 24 घंटे पहले आपने अपने खुद के मॉनिटर बैठा दिए। ये कोई छोटा मामला नहीं है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कोई छोटा मामला नहीं है। इस सरकार के ऊपर पहले ही ईवीएम से लेकर के और अलग अलग जगह पर जिस तरह से हम देखते हैं कि कई सीटों पर आरोप लगते हैं कि फलां जो है वो बड़ा नेता था और उसको हराने के लिए वहां पर वोटिंग जो है वो स्लो करा दी गई, वोटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, लोग प्रॉपर तरीके से वोट नहीं डाल पाए, फिर काउंटिंग स्लो करा दी गई। कई ऐसे उदाहरण है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता सकता हूं, बल्कि अनगिनत वो एग्जाम्पल है, लेकिन एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूं। पिछली बार हरियाणा का लोकसभा चुनाव आप देखिए 2019 का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर जो है वो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के हैं, खासम खास एक बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। और उनके सामने बीजेपी ने किसको उतारा? उनके सामने बीजेपी ने उतारा दूसरी एक जो है वो लोकसभा से लाकर के। और कमाल की बात यह है कि वहां पर पहले वोटिंग जो है स्लो के आरोप लगे, उसके बाद काउंटिंग स्लो के आरोप लगे, काउंटिंग रात तक चलती रही और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा हार गए। दीपेंद्र हुड्डा एक तरह से माने जाते हैं कि रोहतक से न केवल वो सांसद है बल्कि एक भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी हरियाणा में जो है कांग्रेस के नेता समर्थक उनको देखते हैं। एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा जो है वो है, हार गए वो। और होता है चुनाव के अंदर बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव में बहुत बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग, उसके ऊपर इतने सारे सवाल हैं। कहीं ईवीएम जो है किसी की गाड़ियों में मिलती है, कहीं ईवीएम स्लो है, कहीं ईवीएम गर्मी के अंदर काम नहीं कर रही है, इस तरह के बयान निकल करके सामने आते हैं। और ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी अगर मनमर्जी तरीके से कर दी जाए, सिर्फ तरीके के ऊपर सवाल है। मैं अभी इस बात पर आ नहीं रहा हूं, इस बात पर मैं आगे बात करूंगा कि ये दो जो अभी नए चुनाव आयुक्त लाए गए हैं ये कौन है। लोग कह रहे थे कि अनिल मसीह जैसे लोग लाए जाएंगे। ये दुर्भाग्य इस देश का कि अनिल मसीह का उदाहरण लोग दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला, तो आपको जल्दबाजी किस बात की थी? क्यों नहीं आप आराम से जो है इस चीज को जो है वो ले पा रहे थे? और अगर आपको इतनी ही जल्दी थी तो फरवरी के अंदर अनूप पांडे जो है, या अनूप कुमार उनका नाम है, अनूप थे, तो ये बताइए आप कि वो आखिरकार जो फरवरी से लेकर के अभी तक जिनका पद खाली था, आपने उनको क्यों नहीं भरा? आपको तब जल्दबाजी नहीं लगी बिल्कुल भी। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो आपने घोड़े खोल दिए। आपने देखी कितनी तेजी दिखाई है इस टाइम पर, जबरदस्त। ये बिल्कुल जो है वो एक तरह से आप कहें, ये आपके सामने दो आईएएस अफसर हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक चीज और देखिए इस मामले के अंदर। आप ये भी समझिए कि 3 वोट डलते हैं अब। एक वोट डलता है नेता प्रतिपक्ष का, एक वोट डलता है एलओपी का, एक वोट डलता है, दूसरा वोट डलता है जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, और तीसरा वोट डलता खुद मोदी जी का। अब 3 वोट डलते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया ये बनाई थी कि एक वोट रहेगा देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, एक वोट, दूसरा वोट प्रधानमंत्री का, तीसरा वोट विपक्ष के नेता का। 3 वोट की प्रक्रिया बनाई गई थी, लेकिन आपने उस प्रक्रिया को खत्म कर दिया। अब लेकर के आए अपनी खुद की प्रक्रिया। अब सुनिए क्या हुआ है, बड़ा गजब हुआ है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के नेता। और अधीर रंजन चौधरी को क्या किया गया मालूम है आपको? क्योंकि उनको भी तो प्रक्रिया के अंदर रखना था ना, जो नाम चुनने हैं उसके अंदर रखना था। तो अधीर रंजन चौधरी को लिस्ट जो है वो दी गई, एक लिस्ट दी गई कि आपको जो है इनमें से चुनना है, हम इसमें से विचार कर रहे हैं। 212 नाम, 212 नाम की लिस्ट अधीर रंजन चौधरी को दे दी गई। अब बताइए देश के अंदर कौन ऐसा आदमी है, कौन सा इतना बड़ा जो है वो रोबोट है कि 212 नाम का एक रात के अंदर। और ये मेरी अपनी जो है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी ने खुद इस बात को कहा है कि 212 नाम की जो है वो लिस्ट मेरे को दे दी गई। और 212 नाम की लिस्ट जब उनको दी गई
तो एक रात में कौन सा ऐसा आदमी है, कौन सा जो है ऐसी पावर है जो एक रात में 212 नाम में से लिस्ट जो है सेलेक्ट कर लेगी। और इसके बाद में आगे सुनिए क्या हुआ। आगे ये हुआ कि इस मामले के अंदर, व्हाइट पेपर दीजिए, इस मामले के अंदर यह हुआ कि 3-3 नामों का एक पैनल बना करके देना था अपनी तरफ से। 3-3 नाम का एक पैनल बना करके देना था। 3 नाम जो है वो अधीर रंजन चौधरी को देने थे और 3-3 नाम जो है उधर से आने थे। देखिए 212 जो है 212 लोगों की लिस्ट दी गई और 212 में से 3-3 लोगों का नाम जो है वो देना था दोनों तरफ से। और मैक्सिमम जो है इसमें 5 नाम जो दिए जा सकते थे, ऐसे कि 3-3 नाम जो है हमने चुन लिए हैं। 3 नाम ये रिटायर्ड अफसर है और 3 नाम हमारी तरफ से ये रिटायर्ड अफसर है। मैक्सिमम आप 5-5 के ऑप्शन दे सकते थे कि 5 नाम ये है, इनमें से आप चुन लीजिए। आपको खैर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो फिर उसके बाद में उनको जो है वो उन्होंने बताया, अधीर रंजन चौधरी ने, आगे मैं बयान आपको सुनाने वाला हूं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब वो मीटिंग में गए तो उनको महज कुछ देर पहले जो है उनको 6 लोगों का नाम दे दिया गया, 6 लोगों का पैनल जो है वो दे दिया गया। और उसमें से फिर बाद में कहा गया 10 मिनट पहले, महज 10 मिनट पहले। बताइए देश के अंदर कौन व्यक्ति ऐसा है, कोई व्यक्ति भी, मैं आपको तो एक सामान्य इंसान को तो मैं क्या कहूं, कोई भी व्यक्ति ऐसा है क्या कि 10 मिनट के अंदर 6 लोगों में से 2 लोगों को चुन ले। आपको अगर कहीं पर कोई नौकरी पर भी रखना हो, कोई ऑफिस के अंदर, मैं बहुत छोटी से छोटी पद बता रहा हूं, कोई क्लर्क की पोस्ट पर भी रखना है, कुछ भी रखना है, कोई कागज पत्री छांटने वाला ही आदमी रखना है कि कागज पत्री आएंगी, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस ये छांट करके रखनी है कि ये धर्मेंद्र के नाम की कितनी चिट्ठियां आई हैं, सुनील के नाम की कितनी है, रहमान के नाम की कितनी है, बस ये केवल छांट करके रखनी है। तो उसमें से भी मैं थोड़ी बहुत देर के लिए देखूंगा, 10-15 मिनट तो मैं देखूंगा, बात करके देखूंगा आदमी से कि आदमी कैसा है कैसा नहीं है। और इसको लेकर के जो है वो अधीर रंजन चौधरी का ये आरोप है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप खबर के साथ में ज्यादा यकीन कर पाएंगे जो बातें बोल रहा हूं। तो अधीर रंजन चौधरी को जो है वो कहा गया 10 मिनट पहले कि आप बता दीजिए आपको जो है इनमें से कौन से नाम पसंद है, कौन पसंद है इनमें से। अब बताइए कोई कैसे पसंद जो है वो बता सकता है। और ये कोई ऐसे आदमी नहीं है, ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, अगर मेरे ऑफिस में भी कोई काम करने के लिए आएगा या मैं किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाऊंगा तो कम से कम मैं पूछूंगा, मैं बात करूंगा, या जिस आदमी ने उस आदमी को भेजा है तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई आदमी ठीक है, कल कोई झगड़ा तो नहीं करेगा, कल को चोरी तो नहीं करेगा, कल को बहानेबाजी तो नहीं करेगा। 2 वक्त जो है वो आदमी लेता है थोड़ा सा समय। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि कोई मेरे को फोन करे कि सर मैं कल से आ रहा हूं, मेरे को आप ड्यूटी पे रख लीजिए। मैं क्या कर सकता हूं ऐसा सिर्फ 10 मिनट में? और या फिर मैं किसी को मैं जाकर के कहूं कि सर मैं आपके ऑफिस में आ गया हूं, मुझे आप अपना जो है वो जॉब पर रख लीजिए, नौकरी पर रख लीजिए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। गहराई से सुनिए आप इस बात को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए। और ये इसीलिए ये सारी जो दलीलें हैं, ये मैं जो बोल रहा हूं, ये कल सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में बोली जाएंगी, ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी जाएंगी। और बताइए फिर चंद्रचूड़ साहब क्या करेंगे इनके साथ। मतलब कि आप जो है वो नियम कायदों को बिल्कुल ताक पर रख दे रहे हैं। पहले 3 आदमी हैं, एक आदमी आप प्रधानमंत्री खुद है, दूसरे उनके मंत्री हैं, तीसरे विपक्ष के नेता हैं, तो 2 आदमी तो पहले ही एक ही है। तो कम से कम प्रक्रिया तो ऐसी दिखाइए कि हाँ हम थोड़ा तो, अब यही जो आपको 6 नाम देने थे, देख लीजिए आप। अधीर रंजन ने बताया चुनाव आयुक्तों के नाम पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश और सुखबीर बने इलेक्शन कमिश्नर ईसी। आरोप है कि मीटिंग से 10 मिनट पहले उन्हें 6 नाम बताए गए थे। ये है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, ये 2 नाम है। मैं नाम पर बाद में आऊंगा, इनका रिकॉर्ड आगे आपको बताऊंगा। एक गृह मंत्रालय में रहे हैं जिस वक्त के अंदर ये जो है गृह मंत्रालय में रहे हैं 370 के समय पर, जिस वक्त में 370 हटाई गई थी उस वक्त में गृह मंत्रालय के अंदर थे।
तो ये मैं इनके बैकग्राउंड के ऊपर बाद में आऊंगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आईएएस अफसर है, वो आईएएस अफसर का थोड़ा स्क्रीनशॉट नीचे कीजिए, जो आईएएस अफसर है, ये आईएएस अफसर का बैकग्राउंड चेक करने में कि कौन आईएएस अफसर कैसा रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, कोई उसका जो है रिश्वत वगैरह का केस तो नहीं कोई उसके ऊपर है, मैं चेक करूंगा, किसी से बात करूंगा, कोई पैनल पर जो है वो लेकर के किसी व्यक्ति को आऊंगा, तब जाकर के तय होगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। महज 10 मिनट के अंदर कैसे कोई चुन सकता है? महज 10 मिनट के अंदर तो आदमी होटल के अंदर जाता है तो खाना तक सेलेक्ट नहीं कर पाता है, बीबी बच्चों में खाने को लेकर के जो है वो एक राय नहीं बन पाती है। वही स्क्रीनशॉट आप फिर से दिखाइए, यही स्क्रीनशॉट दिखाइए। तो बीबी बच्चों के अंदर खाने को लेकर के एक राय नहीं बन पाती है। कोई कहता कि छोले भटूरे लेकर के आने हैं, कोई कहता कि नहीं छोले भटूरे नहीं रोटी मंगाओ, तो कोई रोटी में भी वो कहता कि नहीं रोटी तवा की होनी चाहिए कि तंदूरी की होनी चाहिए। फिर अगर कोई नॉनवेज खाने वाला है तो फिर उसमें और 4 डिमांड है। फिर उसके बाद में बच्चे हैं तो उनकी और 4 डिमांड है कि आइसक्रीम लेनी है, ये लेना है, वो लेना है। आप अपने फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में कहीं चले जाएं तो वो तय नहीं हो पाता 10 मिनट के अंदर कि हम क्या खाने वाले हैं। और यहां पर 10 मिनट के अंदर ये काम दे दिया गया कि आपको चुनाव आयुक्त तय करने हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट को क्लोज करिए, पूरा क्रॉप हो रहा है थोड़ा। तो ये सवाल है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है कि 10 मिनट के अंदर कोई कैसे तय कर सकता है। मैगी नहीं बनती 10 मिनट के अंदर, इन्होंने 10 मिनट में 2 चुनाव आयुक्त बना दिए। है कोई जवाब? और अब थोड़ी देर बाद में हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय इनके ऊपर नोटिफिकेशन कर देगी, बात खत्म, चुनाव हो रहे हैं, 400 पार मोदी जी जीत रहे हैं। तो ये हम लोग जो मेहनत करेंगे, अभी चुनाव है, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे चुनाव में देखेंगे देश का मूड मिजाज क्या है, अलग अलग जगह पर जाएंगे कि लोगों के सामने माइक लगाएंगे, क्या मतलब है इन सारी चीजों का? फिर अगर पहला स्टेप है, अगर पहला स्टेप वही ठीक नहीं है, अगर आप स्कूल के अंदर, किसी स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं, वहां पर अगर टीचर ही ठीक नहीं है तो स्कूल कितना बड़ा है, आप बच्चों की फीस कितनी दे रहे हैं, क्या मायने रखता है ये बात? टीचर ही अगर करप्ट है, टीचर के ऊपर जो है 100 तरह के आरोप है, एलिगेशन है, तो छोड़ दीजिए सारी बातें। फिर ये समझ से परे, देख लीजिए आपके सामने ये लोकतंत्र का सीधे तौर पर एक तरह से कहें मजाक बनाया जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष की आवाज होती है या जो असहमति की आवाज होती है उसकी रक्षा की जाती है साहब। अगर कोई आदमी मेरे से सहमत नहीं है तो मैं उसकी असहमति की रक्षा करूंगा, लेकिन यहां पर एक इतना बड़ा काम दे दिया गया कि 10 मिनट के अंदर आप तय कर लीजिए। 10 मिनट के अंदर कैसे मुमकिन है ये? मैं आपको बैठा दूं, मैं बैठ जाऊं, कोई और बैठ जाए, मैं 10 मिनट में नाम नहीं चेक कर पाऊंगा साहब। कौन ऐसा नेता है जिसको सारे आईएएस आईपीएस के बारे में पर्सनली पता है, उसका बैकग्राउंड पता है? या कौन सा ऐसा जो है वो हाई टेक्नोलॉजी है कि 10 मिनट के अंदर जो है उसका ऑफिस इस बात को वेरीफाई कर देगा? जाहिर सी बात है अधीर रंजन चौधरी ने अपने ऑफिस के लोगों से बोला होगा, उनके पास में सरकार ने जो है संसाधन मुहैया कराए क्योंकि वो एलओपी है। लेकिन कोई ऑफिस, कोई आदमी इस बात को तय ही नहीं कर सकता है कि 10 मिनट के अंदर कि सर ये आईएएस अफसर जो है अच्छे हैं, सर ये आईएएस अफसर जो है इनके अंदर कोई दिक्कत है, इनका ये फलाने टाइम पर जो है ये आईएएस अफसर जो है वो पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, फलाने टाइम पर इनका नाम आया था, या फलाने टाइम पर जो है इन्होंने सरकार को लेकर के इस तरह से टिप्पणी की थी, या फलाने टाइम पर इन्होंने जो है सरकार को, जब वो 370 का समय था, 370 हटाई जा रही थी, उस वक्त में जो ये ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो बताइए, कोई तय नहीं कर सकता है। सीधा सवाल जो है वो प्रक्रिया को लेकर के है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब आपके ऊपर फटकार लगी है, पहली बात यह है कि आपके ऊपर जब फटकार लगी है तब भी आप चेतने के लिए तैयार नहीं है, तब भी आप जागने के लिए तैयार नहीं, तब भी आप संभलने के लिए तैयार नहीं है। आपके ऊपर अभी अभी फटकार लगी है साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई आपको। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के मामले में, इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के मामले में आपको बुरी तरह से धोया है। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक काम ऐसा कर दिया, आप अधीर रंजन चौधरी को एक बार जरा सुनवाइए,
अधीर रंजन चौधरी की जुबानी आप खुद सुन लीजिए, उनकी जुबानी सुन लीजिए आप, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है इन सब बातों का और 212 नाम जो है दे दिए गए। वो खुद इस बात को कह रहे हैं। ये कमाल की बात है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप अधीर रंजन चौधरी को सुनिए ताकि आप ज्यादा जो है इस पर यकीन कर पाए कि कैसे सब कुछ हो रहा है। सुनिए जरा। ये बहुमत है उनका पहले ही। मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए अपने पसंदीदा नाम चयन करे। यही तो बात है, संक्षिप्त साथ यही है। तो ये क्या कहा जाए। ये विपक्ष के नेता अगर इस तरह से बोल रहे हैं, ये विपक्ष के नेता इस तरह से खुलेआम कह रहे हैं, अब इसके बाद में क्या बच जाता है साहब। ये सीधे तौर पर जो है कहा जा रहा है, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये तो जो है वो 212 नाम दे दिए गए और 212 नाम देने के बाद में 10 मिनट पहले 6 नाम दिए गए। मैं थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड आपको बताता हूं। ये बैकग्राउंड इनका देखेंगे आप तो बैकग्राउंड सुनिए। ये मतलब अब कुछ जो है इस पर मामला थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कई बार जो है उस पर अधिक जो है वो बोलना उचित नहीं होता है, लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है इस तरह से सवालों के घेरे में कि कल जो है चंद्रचूड़ साहब, मैं तो इस बात की कल्पना कर रहा हूं, आप लोग भी करिए, कि चंद्रचूड़ साहब के पास में जब ये मामला जाएगा तो सरकार क्या बचाव रखेगी अपना, क्या बचाव में दलीलें देगी। मतलब आप क्या चाहते हैं कि चंद्रचूड़ साहब जो है वो आपके हर फैसले को फिर इसी तरह से वो करें, फिर उसके बाद में एक नैरेटिव गढ़ दिया जाए कि नहीं चंद्रचूड़ तो जो है वो चीफ जस्टिस है साहब। आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन जो अंधभक्तों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें पता नहीं किस किस तरह से जो है वो चंद्रचूड़ साहब को लेकर के लिखा जाता है, कहा जाता है। ये चीज देखिए जरा, जिनको बनाया गया है उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इनके ऊपर बात करता हूं। सुखबीर सिंह संधू ये 1988 बैच के हैं, उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। संधू डॉक्टर और इतिहासकार भी हैं, उनके पास में लॉ की डिग्री भी है। उन्होंने अविभाजित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के साथ साथ केंद्र में भी विभिन्न पदों पर काम किया है। वे पंजाब और उत्तराखंड और पंजाब के 4 मुख्यमंत्रियों के चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जुलाई 2021 में ओम प्रकाश की जगह उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचए के अध्यक्ष के रूप में भी केंद्र में प्रतिनिधि के पद पर रहे ये। तो मैं फिर कहूंगा कि अभी इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा सामने आना बाकी है। हालांकि मैं जो अभी बैकग्राउंड इनका चेक कर रहा था तो उसमें एक चीज जो निकल करके आई है वो अपने आप में थोड़ा सा एक सवाल खड़ा करती है। उसके बाद में दूसरे जो है ज्ञानेश कुमार, ये ज्ञानेश कुमार आप देखिए, ज्ञानेश कुमार देखिए, हाँ ये है 370 के समय पर जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी तो उस वक्त में ये गृह मंत्रालय के अंदर थे। ज्ञानेश कुमार हैं 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं और कुछ दिनों पहले सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठन से लेकर के देश में इसकी कार्य प्रणाली कैसे लागू हो, इसमें ज्ञानेश कुमार का अहम योगदान रहा है। और इसमें पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर डिवीजन के थे। उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई। दो बातें यहां पर देख लीजिए आप। पहली बात तो 370 है, 370 है जिसको लेकर के सवाल खड़ा हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि 370 कितना अपने आप में एक तरह से कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। और उसके साथ साथ सहकारिता मंत्रालय का गठन यह पहली बार हुआ है और देश के पहले सहकारिता मंत्री वो अमित शाह जी ही हैं। तो अमित शाह जी के करीबी कह सकते हैं आप, या उनके मंत्रालय में
काम करने वाले अमित शाह इनके बॉस रहे एक तरह से, तो इनकी नियुक्ति हुई है साहब। मैं फिर कह रहा हूं अभी कि मैं इनके बहुत ज्यादा बैकग्राउंड के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता हूं, और इनको लेकर के अभी थोड़ी सी, अभी देखिए, अभी हम लोग भी बात ही कर रहे हैं और मैंने 4 जगह हाथ पैर मार करके इनके बारे में जानकारी निकाली है, हमारे लोगों ने जानकारी निकाली है। अब हम लोग जो है वो जब सब जो है वो इंटरनेट के बारे में और सब, और जब जो आदमी जो है वो निकल करके सामने आ जाता है तो उसके बारे में जानकारी आने लग जाती है। तो जो आदमी इस वक्त में चुनाव आयुक्त बन चुका है, उसके बारे में बहुत ज्यादा अभी हमारे पास में भी जानकारी नहीं है, इंटरनेट पर भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक बात है कि थोड़ा सा जो एलओपी रहता है उसके पास में संसाधन जो ज्यादा होते हैं और वो जानकारी उसको जल्दी से मुहैया हो जाती है, लेकिन फिर भी वक्त लगेगा ना साहब। 10 मिनट तो नहीं हो सकता है। 10 मिनट में आप 6 आईएएस अधिकारियों का प्रोफाइल चेक कर लें और उनमें से 2 चुन लें, मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन चीज है, और मुझे लगता है कि कोई नहीं कर सकता है। हाँ, वो आदमी अलग है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज हो, या वो आदमी भी चयन कर सकता है जिसको पता है कि हाँ, ये 6 में से यही वाले 2 करने हैं। और आपने तो रात को तो 212 दिए, चलिए आपको 6 आदमी ही ये पसंद थे, जो नाम आपने 10 मिनट पहले शॉर्टलिस्ट करके दिए, आप कम से कम रात को ही उनको 2 ये नाम दे देते। जब 212 नाम आपने दिए और आपने जो है उसको 6 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया, और 10 मिनट पहले 6 नाम आप दे रहे हैं, इससे अच्छा तो ये होता कि आप जो है वो ये 6 नाम उनको रात को दे देते। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी ज्ञानेश कुमार के बॉस जो है वो उनके मंत्रालय, गृह मंत्रालय में वो रहे हैं, इनका बैकग्राउंड अभी आना बाकी है, क्या पता ये सही आदमी हो, लेकिन प्रक्रिया बिल्कुल सही नहीं है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये अभी तक के जो तथ्य हमारे सामने हैं, ये अपने आप में साफ तौर पर कह रहा है कि प्रक्रिया सही नहीं है। हाँ, लेकिन मीडिया में, टीवी में ओहो ओहो करके बताया जा रहा होगा। साहब, ऐसे नहीं चलता है डेमोक्रेसी। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जरा तो इस बात का लिहाज होना चाहिए। जरा सी भी लिहाज नहीं इस बात की कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर, और लोकतंत्र की पहली शर्त है चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए पहली शर्त है। कोई भी देश अपने आप को तभी लोकतांत्रिक देश कह सकता है जब उस देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। अगर चुनाव ही निष्पक्ष तरीके से नहीं है तो कितना ही बड़ा जो है वो लोकतांत्रिक देश हो, वो खत्म हो जाएगा। अगर एक ही आदमी बैठ करके एक ही आदमी फैसले ले रहा है और एक ही आदमी की चल रही है, एक ही आदमी सर्वे सर्वा है, तो कितना ही बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, कितना ही बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, वो लोकतांत्रिक देश धीरे धीरे करके बदल जाएगा। और अगर किसी देश में, अगर लोकतांत्रिक देश नहीं भी है, लेकिन अगर वो देश अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाता है, मौका देता है लोगों को बगैर रोक टोक के और बगैर तानाशाही के कि आए, अच्छे लोग आगे आए, तो सब जो है वो फिर धीरे धीरे जो उसके अंदर जो भी कचरा होता है, जो भी चीजें गलत होती हैं, सब धीरे धीरे पीछे होते चली जाती हैं। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल जो खड़े कर रही है। चुनाव आयोग के 2 चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की गुरुवार 14 मार्च को बैठक हुई। इसके बाद में नेता विपक्ष अधीर रंजन ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू के नाम पर मोहर लगी है। सुखबीर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और एनएचआई के चेयरमैन रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार, मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले जानकारी दी, 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं, गृह मंत्रालय में रह चुके हैं। 370 जिस वक्त में हटाई गई, उस वक्त में वो गृह मंत्रालय के अंदर पोस्टेड थे। सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। हालांकि अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति हो जाएगी। तो मतलब ये 2 नाम आ गए हैं, मोदी जी ने और उनके कैबिनेट के मंत्री ने मोहर लगा दी है, तो अब ज्यादा क्या बचा, क्या है इसमें? कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि 212 लोगों के नाम रात को सौंपी है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, और इसके बाद में ये सुनिए जरा, जो और बाकी के नाम थे
और बाकी के नाम थे, उसमें सुखबीर सिंह संधू पहला नाम जिनको चुन लिया गया है, ज्ञानेश कुमार जिनको चुन लिया गया है, तीसरा नाम है उत्पल कुमार, चौथा नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, पांचवा नाम है इंद्रवीर पांडे और छठा नाम है गंगाधर राहत। ये 6 नाम है, ये 6 नाम है जो आखिरी में 10 मिनट पहले जो है सौंपे गए। और अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि इनकी ईमानदारी और तजुर्बा जांचना मेरे लिए असंभव था, क्योंकि 10 मिनट में किसी की जो है वो किसी के बारे में आप चेक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस प्रक्रिया का विरोध करता हूं, यह होना ही था, यह औपचारिकता है, इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखना चाहिए था, अगर सीजीआई होते तो बात अलग होती। कल रात मैं दिल्ली में आया तब मुझे 212 लोगों की लिस्ट सौंपी गई, इतने कम समय में सभी का प्रोफाइल जांचना असंभव था। तो ये इस वक्त में आप कह सकते हैं कि ये देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयुक्तों को चुनने का एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन हुआ है। लोकतांत्रिक देश में, बहुत गहरे शब्द में बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए आप, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनाव आयुक्तों को चुनने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कैसे पालन हुआ है, किस तरह से उसमें ही वोट डालने वाले अगर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? चुनाव आयुक्तों के ऊपर ही, चुनाव आयुक्त का काम मालूम है क्या होता है आपको? चुनाव आयुक्त का काम जो है वो उंगली उठाना होता है। चुनाव आयुक्त उंगली उठा करके कहते हैं कि फलाने नेता ने गलत बोला है, फलाने पार्टी ने गलत किया है, फलानी जगह पर गलत बयानबाजी हुई है, फलानी जगह पर भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, फलानी जगह पर गलत तरीके से पैसे जो है वो लिए गए हैं, फलाने जगह पर जो है वो वोटिंग स्लो करवाई गई है, फलाने जगह पर वोटिंग जो है ठीक तरीके से नहीं हुई है। ये उंगली उठाने का काम वो चुनाव आयुक्त का है। और चुनाव आयुक्त पूरी प्रक्रिया के अंदर, चुनाव के अंदर जहां जहां पर धांधली हो, जहां जहां पर डेमोक्रेसी के अंदर धांधली हो, उस सब के अंदर जो है वो चुनाव आयुक्त उंगली उठाते हैं। लेकिन वही चुनाव आयुक्त की उंगली जो उठती है लोगों के ऊपर, आज उनके ऊपर उंगली उठ रही है। ये इसको आप क्या कहेंगे? जिनका काम है लोगों के ऊपर उंगली उठा करके लोगों को ठीक करवाना, लेकिन आज उनकी नियुक्ति ठीक नहीं है, इसलिए उनके ऊपर उंगली उठ रही है। आप देखिए, हमारे देश का इतिहास देखिए साहब, टीएन सेशन के बारे में एक लाइन, मशहूर लाइन है उनके बारे में। टीएन सेशन के बारे में कहा जाता था कि मैं आज एक नेता को रोस्ट करता हूं और कल दूसरे को। प्रधानमंत्री तक उनसे थर्राते थे साहब। टीएन सेशन की वो ताकत थी। अगर आप इस खबर को हल्के में ले रहे हैं, या जो हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से हो क्या जाएगा, या गांव देहात का अगर हमारा कोई दर्शक वो इस बात को नहीं समझ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी जो है वो सोशल मीडिया ने, जितने भी चैनल है उन सब ने, या मैं बहुत जो है वो गांव देहात की भाषा में बात इसीलिए करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर वही है। भारत आज भी गांव का देश है, आज भी भारत जो है वो ग्रामीण प्रधान देश है। सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा वोटर वो गांव में ही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि गांव देहात की भाषा में बात करना जरूरी है। उन तक बात अगर नहीं पहुंची तो बकवास है फिर, क्योंकि टीवी और वो सब तो बात कर ही रहे शहरी वोटर के लिए। तो आप सोचिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये मामला बहुत सहज है या ठीक है, हमको क्या फर्क पड़ेगा, या अगर ये कोई गलत मामला हो गया है, गलत नियुक्ति हो गई है, तो मेरे खेत में कौन सा पानी बंद करवा देगा? आपके खेत में तो पानी बंद नहीं होगा, लेकिन इस लोकतंत्र को सींचने के लिए जो पानी देने की आवश्यकता होती है, लोकतंत्र को हरा भरा रखने के लिए जो पानी देने की आवश्यकता होती है, वो पानी जरूर कम हो सकता है। इस बात को याद रखिए। और इस मुद्दे की गहराई आप समझ लीजिए इसी बात से कि अगर ये इस तरह से हो रहा है और जिस तरह से ये प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अलग है, निश्चित तौर पर बहुत अलग है। मतलब कई शब्द ऐसे हैं जिनको मैं लेने से बचना चाहता हूं, कई बातें ऐसी है जो मैं डायरेक्ट बोलने से बचना चाहता हूं, लेकिन जो चीजें मेरे सामने हैं उन चीजों को देख करके मैं आंख मूंद करके नहीं बैठ सकता हूं, और उन चीजों को देख करके मैं भक्ति के तरीके से पत्रकारिता नहीं कर सकता हूं। और एक चीज और आपको मैं बताते बताते रह गया, टीएन सेशन साहब और उसके बाद में कुरैशी साहब आए, और अभी लवासा जी,
किस तरह से लवासा जी के परिवार को टारगेट किया गया, इनकम टैक्स के छापे, ये अपने आप में जो है वो सवाल खड़े करता है। और ये अपने आप में इस बात को बताता है कि साहब आपका डर क्या है। क्या आसमान टूट पड़ता अगर कल सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर लेता और उसके बाद में जो है वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाती, तो बताइए आप। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि मैंने इस खबर पर विस्तार से बात की है और आप लोगों को विस्तार से बात समझ में आई होगी। और कई हजार लोग जो है इस वक्त में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस खबर को अपनी लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी मानते हुए लोगों को शेयर करिए, अपना 10 मिनट निकालिए। जितने भी लोग आप देख रहे हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी, क्योंकि ये चुनाव जो हो रहा है ये केवल बीजेपी कांग्रेस का मैटर नहीं है, इसमें आप और हम लोग वोट डालते हैं। ये आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है। आपका वोट भी उतना ही बड़ा है जितना प्रधानमंत्री का वोट है, उसकी कीमत उतनी ही है। राष्ट्रपति जी के वोट की कीमत और आपके वोट की कीमत बराबर है, किसी के वोट की कीमत कम नहीं है। और ये वोट दे करके हमने ये संस्थाएं खड़ी की है और ये वोट दे करके चीजें जो है बन रही है। तो ये चुनाव जो है वो सीधे तौर पर लोगों से जुड़ा हुआ है। चुनाव हर आदमी से जुड़ा हुआ है, 140 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग एक तरह से लोगों की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ हो रहा होता तो मान लिया जा सकता है कि हाँ चलिए ठीक है, सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी चीज है, या कुछ और जो है वो महकमा है, कुछ और बातें हैं। कहीं पर जो है वो एयरपोर्ट का है कोई मसला, या कहीं पर जो है वो कुछ और किसी डिपार्टमेंट का मसला, ठीक है, लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन ये चुनाव आयोग आप लोगों से जुड़ा हुआ है। 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, आज नहीं तो कल उनको वोट डालना है। जो छोटा है वो आज कल वोट डालेगा जब वो 18 साल का हो जाएगा, और जो आज 18 साल के हैं वो तो वोट डाल ही रहे हैं। तो इस देश में इस चुनाव आयोग के ऊपर अगर कोई सवाल है या प्रक्रिया के ऊपर कोई सवाल है, या दो पार्टियां अगर इस पर कुछ कह रही हैं या विवाद इसमें दिखाई दे रहा है, तो जाहिर तौर पर इस पर लोगों को अपनी राय रखनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, हो सकता है कि मेरी राय जो है वो गलत भी हो, या हो सकता है कि मेरी राय आपको समझ में ना भी आए या आप इत्तेफाक ना रखें, तो ये व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा फैसला है और इस फैसले को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को सुनना चाह रहा था, सुन भी रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर दिया, तो 24 घंटे रुका जा सकता था। कोई ऐसा जो है वो हो नहीं रहा था, क्योंकि इससे पहले फरवरी से लेकर के अभी तक आप बैठे रहे, तो फरवरी से लेकर के अभी तक आपने कुछ नहीं किया, 24 घंटे आप और रुक सकते थे। तो बहरहाल आप लोग शेयर कीजिए, मैं अभी भी हजारों की तादाद में दर्शक जो है जुड़े हुए हैं, आप लोग शेयर करेंगे, मुझे इस बात की जो है पूरी उम्मीद है, और लोगों तक ये आवाज, ये खबर जरूर पहुंचेगी। जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करके जाइए, ताकि और लोग भी जब आपकी ये वीडियो देखें तो आपके कमेंट आपके नाम से जरूर पढ़ सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई बड़ी खबर निकल करके सामने आए, मैं लाइव आऊं तो आपसे बातचीत कर सकूं और वो खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक भी कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए, और इस खबर को शेयर तो जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।